मैं वीके सिंह दसीस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं सभी का वेलकम करता हूं। जो कि लास्ट क्लास में हमने आपके लिए एक चैप्टर स्टार्ट किया था, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसी को कैरी ऑन करते हुए आज मैं एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेसिकली इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन के जो भी होता है वह एक इन्फॉर्मेटिव टर्म में होना चाहिए। यानी कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी बातों का इन्फॉर्मेशन देता है, कि जैसे कि उस केमिकल इक्वेशन में जो उसमें रिएक्टेंट साइड है उसका बेसिकली फिजिकल स्टेट क्या है या केमिकल स्टेट क्या है। कि बेसिकली केमिकल स्टेट को तो कंसिडर नहीं करते, लेकिन बेसिक उसके फिजिकल स्टेट को हम कंसिडर करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन किन किन इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन किया होता है। तो बेसिकली हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में बेसिकली 3 बातों को नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे इन्फॉर्मेटिव टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। ये जो फिजिकल स्टेट होते हैं ये बेसिकली सॉलिड के टर्म में हो सकते हैं, या फिर लिक्विड के टर्म में, या फिर गैसेस टर्म में हो सकते हैं। तो हमने आपसे कहा बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को रिएक्टेंट कहते हैं और दूसरे पार्ट को प्रोडक्ट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट के जो भी स्पीसीज होते हैं हम उनको फिजिकल स्टेट में रखते हैं। और इसका सेकेंड टर्म है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन में जो भी हीट चेंज होगा हम उसको ऑब्जर्व कराएंगे या उसको हम शो कराएंगे। इसका थर्ड टर्म है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। हम इस टर्म में ये देखेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन हो रहा है या किस टर्म में या किसके प्रेजेंस में अकर हो रहा है। तो इन 3 कंडीशनों को मेजर करने के बाद हम ऑब्जर्व कर लेंगे या जो फॉलोइंग गिवन इक्वेशन होगा किन किन इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन किया होगा। आइए हम इसी के बेसिस को कंटिन्यू करते हैं। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल को देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन एक नॉर्मल जो इंसान या नॉर्मल स्टूडेंट जो इन बातों को ध्यान में नहीं रखता, वह इक्वेशन को ऐसे लिखता है व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। बट जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जैसे कि जो कि आप हो, वह किसी इक्वेशन को इस टर्म में लिखते हैं, जैसे कि जिंक हमारे सॉलिड स्टेट में रहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस मीडियम में रहेगा, तो इसे हम एक्वस शो कराएंगे। एंड जिंक सल्फेट जो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट के साइड वह एक्वस मीडियम होगा। और हाइड्रोजन गैस ये जो होगा बेसिकली ये गैसेस मीडियम में रहेगा, हम इसको यहाँ ऐसे गैस मेजर कर देंगे। तो आपने ये देख लिया किसी भी इक्वेशन को हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसके सेकंड एग्जांपल को हम देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने ये देखा कि कोई जो स्टूडेंट स्मार्ट होंगे वो इस केमिकल इक्वेशन को कैसे इन्फॉर्मेटिव टर्म में ये कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं और वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में, आपस में जब कंबाइन करेंगे तो जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, यह बेसिकली एक्वस मीडियम होता है। एक्वस मीडियम का सेंस क्या, यह थोड़ा डिजॉल्व होगा, इसलिए इसे हम एक्वस मीडियम कहते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा हीट रिलीज करता है। तो इससे हम बेसिकली कह सकते हैं यह जो गिवन इक्वेशन होगा ये एक्सोथर्मिक होगा। हीट रिलीज की वजह से इस इक्वेशन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन को हम कैसे इन्फॉर्मेटिव टर्म में चेंज करते हैं। तो हमने एक लास्ट एग्जाम्पल को देखना है, जैसे कि पहले हमने आपको 2 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कराया। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि कैसे उसे इन्फॉर्मेटिव टर्म को चेक करेंगे। जब पोटेशियम हम क्लोरेट को जब हीट कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। तो लेकिन अब इसको हम इस इक्वेशन को हम कैसे ठीक तरीके से देख सकते हैं। यह जो पोटेशियम क्लोरेट होता है इसे हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं कि जो पोटेशियम क्लोराइड है हमारा सॉलिड स्टेट में है, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस जो कि गैसेज स्टेट में होता है। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये देख लेते हैं कि यह केमिकल इक्वेशन हमारा किन किन बातों को इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। तो आइए हम एक न्यू टॉपिक को फिर इसे कैरी करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अब हम अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इसे कैरी ऑन करते हैं। अब हम आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये देखते हैं, या फिर ये आपको सिखाते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली हमें 4 बातों का ध्यान होना चाहिए। ये 4 बातों का ध्यान होना चाहिए, या हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेप 1 में क्या करते हैं। जैसा कि हमने इस अपनी बातों को सेंटेंस में लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में हम उस केमिकल इक्वेशन को एक वर्ड्स के फॉर्मेट में शो कराते हैं। पहले हम आपको ये 4 रूल समझाते हैं, फिर इसके रिकॉर्डिंग हम आपको फिर क्वेश्चन करा देंगे। तो हमने आपसे कहा कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। जैसा कि हमने आपसे कहा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बेसिकली हम पहले वर्ड फॉर्मेट में अरेंज करेंगे या लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले जानते हैं कि जो स्पीशीज स्टार्टिंग में लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, और जो कि केमिकल रिएक्शन के एंसोरॉल या ड्यूरेशन जो भी फॉर्म होता है प्रोडक्ट उसे हम राइट साइड लिखते हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक। स्टेप 2 में हम बेसिकली करते क्या है कि पुट द सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। इट मीन्स हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो वर्ड्स में केमिकल का नाम लिखे होते हैं या कंपाउंड को, उनको बेसिकली हम उसके सिंबल और फार्मूला के फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं या लिख देते हैं। स्टेप 3 में हम करेंगे क्या, बेसिकली स्टेप 3 में हम करेंगे उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसा कि हमने इस बात को सेंटेंस में क्या लिखा है, बैलेंस द इक्वेशन बाय द मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूले बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। इट मीन्स ये कहता है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो स्मॉलेस्ट फिगर है या स्मॉलेस्ट एटम है उसको अकॉर्डिंग करते हुए हम उसमें कुछ में मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट साइड में कुछ एलिमेंटों के जो कि प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करके हम उन्हें एक सेम नंबर में कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड आर इक्वल ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट ये क्या था हमारा, इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय द इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज इफ एनी टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन एंड बी इंडिकेटिंग। इट मीन्स इसका मतलब ये कहता है एंड द 4th स्टेप में हम उस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव टर्म में हम चेंज करने लगते हैं। हमने आपसे कहा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। अब उसी को कैरी ऑन करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जब हम मेथेन को बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक। अब हम इसे देखते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने रूल में पढ़ा, हम सबसे पहले उस इक्वेशन को वर्ड फॉर्मेट में रखेंगे, यानी कि वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा है मेथेन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक। स्टेप 2 में करेंगे क्या, हम उस वर्ड इक्वेशन को एक सिम्बोलिक या फॉर्मूले फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा मेथेन को हम CH4 कहते हैं, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 और वाटर को H2O। ठीक है। तो जैसा कि हमने बाकी 2 स्टेप में देखा, तो 3rd स्टेप में हम बेसिकली करते क्या है, इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट सिंबल एंड फॉर्मूले बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एटम है कितने नंबर में है। कार्बन हमारे 1 में है, हाइड्रोजन 4 और 2 में है, ऑक्सीजन हमारे 2 और 3 में है। ठीक। तो लेकिन हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एक को बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस नहीं होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। तो हाइड्रोजन हमारे बेसिकली 4 और 2 में है, तो प्रोडक्ट साइड जो भी हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर एक नया इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो इक्वेशन फॉर्म क्या करेगा, जैसे कि ये CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। तो जैसे कि हमने देखा कि इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन यहाँ बराबर हो गया है। ओके। तो जैसा कि हमने 3 स्टेप में देखा कि कैसे कैसे इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, और उसके बाद हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस किया, जो कि हाइड्रोजन 4 नंबर में दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हो गया। अब हम देखें ऑक्सीजन, जो कि हमारे रिएक्टेंट साइड 2 नंबर में है, और ऑक्सीजन जो कि प्रोडक्ट साइड में 4 नंबर में। इसलिए हम फिर से करेंगे क्या, हम जो रिएक्टेंट साइड वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में इक्वेशन कैसे, फाइनल इक्वेशन हमारा तैयार होगा, जो कि प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन 4 नंबर में थे, जबकि इधर 2 नंबर। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन हमारा कैसे बेसिकली 2O2 4 टाइम्स और O2 यहाँ
2 और 2 यहाँ 4। इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन एटम यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक टेबल में कैसे फॉर्मेट रखते हैं और फिर चेक करते हैं कार्बन 1 टाइम्स हाइड्रोजन भी इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है। इस तरीके से हमारे दोनों साइड में एटम इक्वल हो जाते हैं। जैसा कि बाकी 3 स्टेप में हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, जैसा कि रूल में हमने आपको 4th स्टेप के बारे में बताया था कि इक्वेशन को हम इन्फॉर्मेटिव टर्म में शो कराते हैं। तो जैसे कि मीथेन जो कि गैस के फॉर्मेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैस है और ऑल्सो CO2 भी गैस, इस तरीके से वाटर जो कि यहाँ वेपर फॉर्म में यूज हुआ। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम एक अदर एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें हम किस शॉर्टकट प्रोसेस को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि है क्वेश्चन है, ऑन एडिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रिसिपिटेट एंड सोडियम सल्फेट रिमेन इन द सोल्यूशन। तो हम इसको अब बैलेंस करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, स्टेप 1 में हम करेंगे क्या, एक वर्ड इक्वेशन लिखेंगे जैसा कि हमने यह लिखा है, ए कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट, ठीक। और स्टेप 2 में हम करते क्या है, किस वर्ड इक्वेशन को हम एक फार्मूले में के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट को लिखते हैं SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH और कॉपर हाइड्रोक्साइड को COH का ट्वाइस और सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4 के फॉर्मेट पे। जैसा कि हमने आपसे बाकी 3 स्टेप में इक्वेशन को हमने बैलेंस किया, 3rd स्टेप हम करते हैं क्या, हम उनमें दोनों साइड के एटम को बैलेंस करते हैं। एटम को बैलेंस करने के लिए हम बेसिकली चेक करते हैं कि एक एक एटम बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कॉपर हमारा इक्वल है, बाकी NaOH इक्वल नहीं था, जबकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को केवल यहाँ पे एक NaOH था, तो जबकि यहाँ सोडियम सल्फेट में 2 NaOH है, इसलिए हम इसके रिएक्टेंट साइड में जहाँ सोडियम है यानी बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद 4th स्टेप हम करेंगे, इक्वेशन को हम इन्फॉर्मेटिव टर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिस फॉर्मेट हो, जिस फिजिकल स्टेट में उसे शो करा देते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस में भी रखेंगे, NaOH भी एक्वस है और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड फॉर्मेट में होता है, जबकि सोडियम सल्फेट को एक्वस सोल्यूशन में होगा। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आज के लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं और बाकी की बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।